Hello everyone, welcome to EduTap. So today we'll be discussing a few MCQs from banking regulation and business laws, and this lecture is a part of our CAP-free online classes in which every week from Monday to Saturday we discuss MCQs from different subjects for your CAB examination. And if you like the content, then please go ahead and subscribe to the channel. So let's start with the first question. The first question is under SARFAESI Act. On sale of the security asset, the sale proceeds are appropriated firstly a. Towards the satisfaction of dues of secured creditor. B. Towards the payment of dues of labor. C. Towards payment of costs, charges and expenses for the preservation and protection of securities, insurance premiums, etc. Towards payment of legal cost incurred by the creditor for taking possession and for effecting sale. So सरफेसी एक्ट में क्या है, मान लीजिए अगर मैंने एक बैंक से लोन लिया है और कल मैं वो बैंक का लोन नहीं चुका पाती हूँ, तो जो भी एसेट मैंने गिरवी रखी है उसे बेच के बैंक अपने जो पैसे है वो पूरे करेगा. इसमें कोर्ट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है. सरफेसी एक्ट आने से पहले तो कोर्ट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती थी. तो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि जब वो हम एसेट को सेल करते हैं, सो जो पैसे आते हैं वो सबसे पहले किस चीज के लिए यूज होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ कॉस्ट, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज. तो इसमें अभी हम ऑर्डर देख लेते हैं. देखो, सरफेसी एक्ट हमें इनेबल करता है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स कर सके, जो भी एसेट गिरवी है उसको बेच सके विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन के और अपना पैसा वसूल सके. तो व्हेनेवर द creditor receives that amount, the sale proceeds, how are they utilized? सबसे पहले जब पैसा आएगा, सबसे पहला जो पैसा चुकाया जाएगा that will be towards cost, charges and expenses which are required for the preservation and protection of securities. इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह वो सब भी आता है. उसके बाद जो पैसा बचता है वो यूज होता है towards the dues of secured creditors. secured creditor का पैसा वापस किया जाता है. and if anything is left, तो जो भी पर्सन एंटाइटल्ड है अकॉर्डिंग टू हिज राइट्स एंड इंटरेस्ट उनको पैसा मिलता है. तो ये ऑर्डर, इस ऑर्डर में पैसा पे किया जाता है आफ्टर सेलिंग ऑफ दैट एसेट. Next question is, besides the SARFAESI Act, some other laws require some registration of charge created in the property. In such, is such double registration avoidable? देखो, besides SARFAESI Act और भी बहुत सारे एक्ट हैं जहाँ पे आप जब भी कोई लोन देते हैं तो जो गिरवी रखा जाता है उस जो चार्ज क्रिएट होता है उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. तो ये कहते हैं कि सरफेसी एक्ट के अंडर भी करना पड़ रहा है और दूसरे एक्ट्स में भी करना पड़ रहा है. तो क्या ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट सिक्योरिटी चार्ज है, जो रजिस्ट्रेशन है चार्ज क्रिएटेड का, वो डबल रजिस्ट्रेशन को अवॉइड किया जा सकता है? पहला, यस, द क्रेडिटर कैन चूज अंडर विच लॉ ही नीड्स रजिस्ट्रेशन, कि वो चूज कर सकता है ठीक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर करवा लिया तो सरफेसी एक्ट के अंदर नहीं करवाऊंगा. सेकेंड ऑप्शन, नो रजिस्ट्रेशन अंडर द सरफेसी एक्ट एज वेल एज अदर एप्लीकेबल लॉज विल हैव टू बी मेड एज द सरफेसी एक्ट इज नॉट इन सब्सटीट्यूशन ऑफ एनी अदर लॉ, कि नहीं हम डबल रजिस्ट्रेशन को अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज सरफेसी एक्ट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ एनी अदर लॉ. थर्ड इज, yes, if one charge noting is by a registered document, अगर नोटिंग ऑफ चार्जेस बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो डबल रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. लास्ट इज नो, एज अ सिविल कोर्ट्स एंड डीआरटी स्टिल हैव जुरिस्डिक्शन अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज, बोथ रजिस्ट्रेशंस आर रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है बी. देखो, अंडर सरफेसी एक्ट भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जो अगर कोई एक्ट एप्लीकेबल है उसके अंडर भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. जो डबल रजिस्ट्रेशन है वो अवॉइडेबल नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा. तो सरफेसी एक्ट जो है स्टैट्यूटरी रेमेडीज प्रोवाइड करता है बोरोवर्स को कि वो बिना कोर्ट की इंटरफेरेंस के जो भी अपने प्रोसीड्स है वो रिकवर कर सकते हैं. तो आपको कई बार क्या होता है, सरफेसी एक्ट के अंडर भी वो चार्ज जो क्रिएटेड है उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है, एंड जो दूसरे एक्ट्स एप्लीकेबल हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कुछ है, तो वही डबल रजिस्ट्रेशन होती है एंड दैट इज नॉट अवॉइडेबल. चलिए अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. करेक्ट पूछा है हमें, देयर आर 3 पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है. एक होता है इंडेमनिटी प्रोवाइड करने वाला, इंडेमनीफायर, और दूसरा होता है इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर. देयर आर 2 पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सो दिस इज नॉट करेक्ट. एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट
एक्सक्लूडिंग द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के जो भी हमारी अदर इंश्योरेंसेज होती हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। Third is, in a contract of indemnity, the promisee is the indemnifier. No, the promisor is the indemnifier, the promisee is the indemnified. तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, तो हमें करेक्ट पूछा है, तो बी ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इंडेमनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस प्रोवाइड करना, कि अगर मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो दैट car insurance company is providing me protection against the loss. They will bring me into the same position how I was बिफोर दैट कार एक्सीडेंट। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, अगर एक पर्सन की डेथ होती है तो उसकी लाइफ इंश्योरेंस का पैसा उसकी फैमिली को मिलेगा, बट द फैमिली कैन नेवर बी इन द सेम पोजीशन दे वर बिफोर द डेथ ऑफ दैट पर्सन। इसलिए इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं दे आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो अगर मुझे इंश्योरेंस एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो वो इंडेमनिटी प्रोवाइडर है, वो इंडेमनिफायर है। आई एम द इंडेमनिटी होल्डर, आई एम द प्रोमिसी, दैट इंश्योरेंस कंपनी इज द प्रोमिसर। क्वेश्चन में मिक्सअप था, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, ये आपको याद रखना है। Okay, which of the following statement is correct regarding contract of agency? A person of unsound mind can become an agent, but the principal shall not be able to proceed against the agent for his misconduct and negligence. तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अनसाउंड माइंड का पर्सन एंड एक माइनर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट बन सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर एजेंट कुछ भी गलत करता है, मिसकंडक्ट करता है, तो प्रिंसिपल उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, उसे लाइबल ठहरा सकता है। बट एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और माइनर से वो कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता, उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता है। बट ये याद रखना है कि अनसाउंड माइंड का पर्सन और एक माइनर भी एजेंट बन सकता है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, ये भी बिल्कुल सही है। यू डू नॉट नीड consideration to create a contract of agency. The acts of an agent are acts of the principal. ऐसा माना जाता है कि जो agent है he is acting on behalf of his principal. So the acts of agent are the acts of principal. तो ये भी बिल्कुल सही है। Company can act as an agent. This is also correct. So 1 2 3 4 सारे ही यहाँ पे correct options हैं। अगला देखते हैं इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि कंसिडरेशन एक तो नेसेसरी नहीं है एजेंसी को क्रिएट करने के लिए, एंड ये हमारा जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे जो अथॉरिटी दी जाती है एक्सप्रेसली भी दी जा सकती है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। एक्सप्रेस में क्या होगा, प्रॉपर एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा। इम्प्लाइड में सर्कमस्टांसेस के थ्रू ये इन्फर कर लिया जाता है दैट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। जो एक पर्सन अनसाउंड माइंड का है या फिर इवन एक पर्सन माइनर है वो भी एजेंट बन सकते हैं, बट ऑब्वियसली प्रिंसिपल उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकता इन केस वो मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस करते हैं। और एजेंसी के ना दो मेजर रूल्स होते हैं कि जो भी काम है प्रिंसिपल वो अपने एजेंट के थ्रू करवाता है, ठीक है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पे खुद प्रिंसिपल का परफॉर्म करना जरूरी है। अब एक प्रिंसिपल ने मैरिज करना है, वो ऐसा तो नहीं है कि अपनी जगह किसी और को भेज देगा कि तू मेरा एजेंट है, योर एक्ट इज माइन एक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही सिचुएशंस को छोड़ के हमेशा प्रिंसिपल की तरफ से एजेंट एक्ट करता है, ठीक है। एंड एजेंट जो है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस जो भी एक्ट करेगा वो एक्ट ऑफ प्रिंसिपल ही माने जाएंगे। ऑब्वियसली जो भी प्रिंसिपल ने उसको काम बोला है वो करे तब तो वो एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल माने जाते हैं। लेकिन अगर वो कुछ अलग से इलीगल करता है या फिर जो उसे जितनी अथॉरिटी दी गई थी उस अथॉरिटी से बाहर जाके काम करता है, देन ऑब्वियसली जो एजेंट है उसको आंसरेबल होना पड़ेगा। अगला है सॉलिसिटर्स, अटॉर्नीज, इंश्योरेंस एजेंट्स आर डैश एजेंट्स, यूनिवर्सल एजेंट्स, नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स, मर्केंटाइल एजेंट्स या फिर कमर्शियल एजेंट्स। तो इसका आंसर है बी, नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स। तो यहाँ पे जो एजेंट्स हैं उनके मल्टीपल टाइप्स होते हैं। पहला तो मर्केंटाइल या फिर कमर्शियल एजेंट होता है। मर्केंटाइल एजेंट वो है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है, जो कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो प्रिंसिपल की अथॉरिटी के वजह से एजेंट के पास अथॉरिटी है जो भी गुड्स हैं उनको सेल करने की, कंसाइन करने की,
ठीक है, तो वो होते हैं मर्केंटाइल या कमर्शियल एजेंट, सेल्स वगैरह में वो अपने प्रिंसिपल की तरफ से काम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो बैंक्स होते हैं वो भी कस्टमर्स के एजेंट्स की तरह काम करते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में अगर मैं बैंक को अथॉरिटी दे रही हूँ कि तुम मेरी तरफ से शेयर्स खरीद लो या बेच लो, मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दो, तो वहां पे भी बैंक मेरे एजेंट की तरह काम करेगा। इसके अलावा होते हैं नॉन मर्केंटाइल एजेंट। इन दोनों के अलावा जो भी अलग अलग एजेंसी का काम करते हैं एजेंट्स, जैसे कि हमारे जो सॉलिसिटर्स हैं, हमारे अटर्नीज हैं, हमारे इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, वो हमारे बिहाफ पे काम कर रहे हैं, वो नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपका कोई भी रिकमेंडेशन है, कोई आपको हेल्प चाहिए, यू कैन कॉल अस at this number and you can also send an email at hello@edutab.co.in. So that's it for today. Thank you so much.